Good morning, all of you. Myself, Rishikant Sani. Today, I am taking a lecture on fluid mechanics. Okay. Today, I am taking a lecture on fluid mechanics. Okay. Hello. In fluid mechanics, we have studied number of things, kinematics of flow, everything. Today, I am taking a special lecture on Bernoulli's equation. What is Bernoulli? What is Bernoulli statement? Bernoulli statement is that energy of fluid at a point will be constant throughout the section. ठीक है, एनर्जी क्या होगा? एनर्जी थ्रू आउट द सेक्शन क्या होगा आपका? कांस्टेंट होगा. क्लियर है? ऐसे मैं बात करूँ अगर किसी पाइप में फ्लो हो रहा आपका लिक्विड, इस पाइप में यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस पाइप में बात करूँ, इस सेक्शन पे लिक्विड फ्लो हो रहा है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, पाइप में अगर लिक्विड फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगा? उसका कांस्टेंट रहेगा. क्लियर है? ओके. पी वहाँ पर निकालते हैं, पी अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर वी वन स्क्वायर बाई टू जी प्लस जेड वन इक्वल टू वी टू बाई रो जी प्लस वी टू स्क्वायर बाई टू जी प्लस जेड टू. ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन क्या है? बर्नौली का एप्लीकेशन क्या है? फर्स्ट एप्लीकेशन इज द वेंचुरीमीटर, सेकंड एप्लीकेशन इज ऑरफिश मीटर एंड थर्ड इज पिटोट ट्यूब. ओके. तो वेंचुरीमीटर में क्या होता है? देखिए, वेंचुरीमीटर में a वेंचुरीमीटर is used to measure the flow rate through a tube. It is based on the use of Venturi effect. The reduction of fluid pressure that result when a fluid runs through a constricted section of pipe. It is called after Giovanni Battista Venturi, an Italian physicist. Look at the construction in figure. We assume the flow is smooth and effectively inviscid. Friction is negligible. इसमें आप देखिए, इसमें क्या रखा है? फ्लूइड फ्लो हो रहा है. इसमें कंडीशंस क्या है? फ्लो इज स्मूथ एंड इफेक्टिवली इनविसिड. इनविसिड मतलब क्या हुआ आपका? विस्कोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. और फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल. फ्लो स्मूथ कहने मतलब भी क्या है कि फ्रिक्शन उसको हम लोग नेग्लिजिबल कर रहे हैं. देखिए यहाँ पे देखिए, जो लिक्विड फ्लो हो रहा है इस पाइप से यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा कि सेक्शन 1 सेक्शन 2 पे क्या होगा कि हमारा क्या यहाँ पे क्या लगा रहा होगा आपका? यूट्यूब मैनोमीटर्स, ये प्रेशर मेजर करने के लिए डिफरेंशियल मैनोमीटर लगा हुआ है. ठीक है. द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल. ये सब कंडीशंस हैं. देखिए, ये जो आपको कंडीशंस बता रहा हूँ, ये कंडीशंस इस कंडीशन पे ही काम करेगा. क्लियर है? द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल एंड हैज डेंसिटी थ्रूआउट द पाइप इज कांस्टेंट. मतलब क्या होगा? थ्रूआउट द डेंसिटी क्या होगा आपका? कांस्टेंट होगा. डाउन स्ट्रीम we have a flow through a pipe section of area A1 with the flow velocity V1 and pressure P1. अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, देखिए इस सेक्शन की बात कर रहा हूँ. यहाँ पे प्रेशर कितना है? P1. एरिया, इस क्रॉस सेक्शन एरिया कितना आपका? A1. वेलोसिटी कितना आपका? V1. इसके लिए वेलोसिटी कितना है आपका यहाँ पे? V1. ओके. आगे देखिए क्या है? इन द नैरो सेक्शन विद एरिया A2. यहाँ पे एरिया कितना आपका? A2. द फ्लूइड फ्लो विद द फ्लो स्पीड V2 एंड हैज अकम्पनिंग प्रेशर P2. प्रेशर कितना है आपका? P2. डेंसिटी देखिए क्या है आपका? थ्रू आउट सेक्शन डेंसिटी क्या है आपका? कांस्टेंट है. आगे क्या दे रखा है? एज ए रिजल्ट 2 meters indicate the difference in pressure by means of height of difference h. अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ प्रेशर दे रखा है आपका हाइट, यहाँ पे कुछ प्रेशर दे रखा है आपका हाइट. इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है? h. That is gives the manometric reading.
दैट गिव्स द मैनोमेट्रिक रीडिंग। नेक्स्ट देखिए क्या है, आप यहाँ पे देखिए ये जो डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर लगा हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ हाइट डिफरेंस दे रखा है आपका। इसमें क्या होगा, कुछ ये लाइट लिक्विड होगा और ये जो मैनोमेट्रिक रीडिंग दे रहा होगा वो क्या होगा आपका, ये हैवी लिक्विड होगा। तो ड्यू टू प्रेशर P1 और ड्यू टू प्रेशर P2 आपका वो डिफरेंस क्रिएट होगा। ओके, टू फाइंड द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द डाउन स्ट्रीम फ्लो एंड द पाइप नैरो वी वो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द बर्नौलीज थ्योरम एंड टू कंटिन्यूटी इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रहा है, P1 अपान रो प्लस हाफ V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 अपान रो प्लस हाफ V2 स्क्वायर। यहाँ पे Z1 Z2 क्या होगा, क्योंकि यहाँ से अगर रिफरेंस पॉइंट अगर आप लेंगे तो Z1 और Z2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, Z1 और Z2 की वैल्यू क्या हो जाएगा आपके लिए, इक्वल हो जाएगा। एज द फ्लो इज हॉरिजॉन्टल we do not have to take into account in the gravity term। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन है, जी जी क्या हो जाएगा आपका, इसमें कैंसिल आउट, जी सेम होगा आपके लिए। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है, A1 B1 इक्वल टू A2 B2। ओके, अब देखिए यहाँ से क्या होगा, कंबाइनिंग बोथ द इक्वेशन वी फाइंड फॉर द प्रेशर डिफरेंस इन द टू पार्ट P1 माइनस P2। यहाँ प्रेशर P1 है, यहाँ P2 है, तो P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर, हाफ रो V1 स्क्वायर। इट इज क्लियर, ब्रैकेट में A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। जब इसको आप पूरे को सॉल्व करेंगे अगर आप, तो यहाँ पे ये चीज आएगा। समझ में आ रहा आपको? ओके, नेक्स्ट देखिए। ओके, to reach the pressure difference between the two locations 1 and 2 in the fluid, okay, we use the height of difference between the fluid level in the vertical tubes to connect this height difference h to pressure difference P1 and P2। we invoke the Euler's equation। ठीक है, ये जो आपका आया है बर्नौलीज इक्वेशन, कहाँ से आया है, यूलर्स इक्वेशन से आया है। यूलर्स इक्वेशन किसके लिए होता है, प्रेशर एंड ग्रेविटी इफेक्ट फाइंड आउट करने के लिए। फॉर स्टैटिक मीडियम हाफ रो dP अपॉन dZ माइनस जी। ये क्या शो कर रहा है कि प्रेशर वेरिएशन अकॉर्डिंग टू हाइट क्या है आपका, कांस्टेंट होगा। ओके, फ्रॉम दिस वे वी मे इन्फर द फ्लो वेलोसिटी V1 एज V1 V2 से कैसे निकालेंगे, ये यहाँ से आप V1 स्क्वायर 2G अंडर ब्रैकेट H1 माइनस H2 अपॉन A2 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1 यहाँ से निकाल लेंगे। विद आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर बीइंग द प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर मैं टोटल प्रेशर की बात करूँ, यहाँ पे देखिए अगर हाइट H1 है और यहाँ हाइट H2 है, तो P1 कितना हो जाएगा, टोटल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी H1। यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी H2। इसके लिए ओके, इसको फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से V1 स्क्वायर आपका आ जाएगा। अब देखिए इसका एप्लीकेशन कैसे होता है, एयर फ्लो अलोंग विंग, एयर फ्लो अलोंग द विंग ऑफ ऑन एयरप्लेन्स, नोट द कंडेंसेशन ओवर द अपर पार्ट ऑफ द विंग where the higher flow speeds corresponding to lower pressure and the lower temperature। okay, air flow along wind कैसे है, one of the most interesting application of the Bernoulli's equation is the flight of aeroplanes। अब देखिए यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर दे रखा था, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे यहाँ देखिए ये स्ट्रक्चर की बात देखिए, यहाँ पे क्या थ्रस्ट लगेगा, जब ये फ्लो होगा उसके बाद एयर की वेलोसिटी की वजह से क्या होगा, एक थ्रस्ट फोर्स लगेगा। ठीक है, और ये क्या होगा आपका, ड्रैग फोर्स और लिफ्ट फोर्स एंड वेट। इसके लिए वन ऑफ द मोस्ट interesting application of the Bernoulli's equation is the flight of operations। Here we will provide a simplified explanation based on the Bernoulli's equation। Reality is somewhat more complex force working on a wing airfoil। Airplanes can fly because of the pressure difference between the flow below the wing and the flow over the wing।
The pressure difference result in a lift force that oppose the weight of the aeroplane. Note that similar lifting force work on many different objects: wing on mills, wing on turbine, wind turbines, sails on a sailboat, propellers. Flow around an aerofoil oil. The dots moves with the flow. Note that the velocity are much higher at upper surface than at the lower surface. यहाँ velocity कितना है अलग है, यहाँ velocity क्या है अलग है, ठीक है. Velocity at higher surface than the lower surface. The black dots are on the timelines. Black dots on the timelines which is split into upper and lower part. Which is split into upper and lower part. यहाँ देखिए ये क्या है टाइम ये दे रखे ब्लैक डॉट्स, ठीक है. ये आपका फ्लो कर रहा है, यहाँ पे ये अलग चेंज, ये कुछ अलग चेंज हुआ है, ये कुछ अलग चेंज हुआ है, ठीक है. An upper and lower part at the leading edge. The part of the timeline below the airfoil does not catch up with the one above. Color of dots indicate the streamlines. ये पूरा क्या था, ये स्ट्रीम लाइन्स है, 1 2 3 4, ये सब क्या है स्ट्रीम लाइन्स है, ठीक है. जेट फाइटर्स ऑन often are not kept flight by Bernoullis. Instead, they have thrust of the jet motor with vertical component to keep them in air. जेट फ्लाइट में हम लोग नहीं लगाते बर्नौलीज क्योंकि वहाँ पे अलग से हमको एक्सटर्नल फोर्स देते हैं, ठीक है. अब देखिए अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज क्या हो जाएगा. द बर्नौलीज एक फंक्शन बी इज कांस्टेंट along any streamlines for the horizontal flying plane. We have that p1 upon rho plus half v1 square plus pu upon rho plus half rho vu equal to constant continuity equation p rho 1 v1 a1 equal to rho 2 2. क्योंकि यहाँ पे क्या एयर है इसलिए हमने क्या लिया है रो को भी लिख चले हैं. जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा अपर एंड दिस इज लोअर. अपर क्या है u1 p1, ठीक है, और ये क्या है वेलोसिटी जो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है. इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा लिफ्ट फोर्स क्या हो जाएगा p2 minus p1 into a. ओके. CL is the lift coefficient depends on the various factors including the angle of wing with respect to air, which is equal to half rho v square shear. Along the wing, the flow over the upper long edge of the wing has a considerable higher velocity u than below the wing uj. As the result, Bernoulli, the pressure P1A at a lower end and the wing is higher than the pressure P at the upper end. The resulting pressure difference generates a lift force, ठीक है. With the pressure difference between lower and upper wing, P2 minus P1 equal to half rho v square shear. Total effective lift force P lift equal to P2 minus P1 into A. Is the effective plane form area and CL is the lift coefficient. Lift force equal to half rho A square into A CL. Flow over airfoils, ठीक है. डी लेवल नोजल बर्नौलीज इक्वेशन, ये जो आपको मैं बता रहा हूँ कुछ डिफरेंट है बर्नौली से. कुछ एप्लीकेशंस को कैसे यूज करते हैं इसकी ये थोड़ा सा सिलेबस हट के थोड़ा सा आपको ये देखिए इसमें. बर्नौली इक्वेशन फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड, ए वेरी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है बर्नौली इक्वेशन फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड कंसर्न द डी लेवल नोजल. A D-level nozzle is a tube that is pinched in the middle, making carefully balanced asymmetric hourglass shape. The nozzle was developed in 1888 by the Swedish inventor D-level for use on a steam turbine. The principle was first used to rocket engine and by Robert Goddard. The D-level nozzle forms a nice platform to highlight the difference introduced by the compressibility of gas when applying Bernoulli's theorem. Okay. The D-level nozzle is used to accelerate a hot pressurized gas passing through it to a supersonic speed.
The D-level nozzle is related to hard pressurized gas passing into a supersonic speed. High pressure gas coming from the combustion chamber enters the nozzle and the flow into region where the nozzle cross section decreases. ठीक है, nozzle कैसे होगा, nozzle cross section decreases, dA upon dx less than 0. The thermal energy is converted into kinetic energy of the flow. Thermal energy converted into kinetic energy of the flow, and the flow goes through a sonic point at a critical point where the nozzle cross section narrow is to be minimum, dA upon dx equal to 0. Okay, actually nozzle कैसे क्या होगा आपका, converging and divergent nozzle. Okay, the flow goes through it, sonic part हो गया ये, at the point the flow speed reaches the sound velocity. At the point flow speed reaches the sound velocity, the cross section increasing again after the critical point. At this goes at the gas is further accelerated to supersonic speed. देखिए, subsonic to sonic and again supersonic in the divergent section. The D-level nozzle shape the exhaust flow so that the heat energy propelling the flow is maximally converted into directed kinetic energy. Because of its properties, the nozzle is widely used in some types of steam turbine. It is an essential part of the modern rocket engine, and it also used in supersonic jet engine. Astrophysically, the flow properties of the D-level nozzle have been applied towards understanding jet streams, such as observed in AGNs. The outflow from young object and likely occurs in gamma ray bursts. देखिए क्या लिखा है अभी? If we make approximation of study quasi 1D barotropic flow, we may write Bernoulli's theorem and equation of continuity as, ठीक है, half u square plus integrated dp upon rho equal to constant. Okay, that is Bernoulli equation. Rho u a equal to constant, that is a continuity equation. ये क्या है आपका शो कर रहा है, convergent divergent nozzle, convergent divergent nozzle. Two illustration of the D-level nozzle principle. The second figure is measurement of the flow speed in the experiment. Okay, where A is the local section area of the nozzle. ठीक है, note that because of compressibility of the gas, we no longer assume a constant density. Thus, we have to keep R in integral. Density की क्या है, constant होगी, air है. The rotational potential variation are ignored. As for terrestrial application, the fast flow of jet gases is not prevalent over the limited spatial extent. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, आप ध्यान रखिएगा. The variation of area A along the axis of the nozzle. We introduce spatial variation for each of the other quantities. To consider the rate of such variations, take the differential of Bernoulli's equation. Okay, यहाँ पे देखिए सॉल्व करिए. हाफ u स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन dp upon rho equal to constant u du half rho dp upon dp d rho equal to constant. Taking into account that sound velocity cs associated with the barotropic relations, cs square just approximation dp upon d rho, we find from the equation above. अब देखिए इसका कंक्लूजन क्या है, यहाँ से देखेंगे. यहाँ पे क्या है, देखिए ये क्या है आपका कन्वर्जेंट, that is a critical point, this is a converge point, that is a critical point, and that is the divergence point. तो जब at the entry level speed of air देखिए यहाँ पे क्या है, density is reducing when flow from one section, this section to this section, converging section. When following the converging section, temperature is also down.
temperature is also down and pressure is also down, not density. Pressure is also down, Mach number is less than 1. It means so that subsonic flow when reaches up to when reaches at the critical point, that is the critical point, temperature slightly down, okay, and pressure slightly down, okay. यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो मैक नंबर इक्वल टू 1, दैट इज कन्वर्टेड इनटू सबसोनिक टू सोनिक फ्लो. आफ्टर दैट volume is increasing. After that volume is increasing, here temperature slow down, temperature continuous slow down, and pressure is also continuous slow down, okay. From the relation between the velocity and density, d rho upon rho equal to minus m square du upon u, ठीक है. The equation states that the square of Mach number provides a measure of importance of compressibility. In a particular flow of air at subsonic speed, past terrestrial obstacle can often be approximation as occurring at incompressibility because the fractional change of density R is negligible in comparison with fractional change of U if Mach number is Mach number 1. In contrast, supersonic flight past obstacle necessarily involves substantial compression and expansion. ओके, फाइनली कंक्लूजन इसमें क्या निकलता है आपको मैं दिखाता हूँ. सबसोनिक स्पीड, यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे एरिया आपका रिड्यूस हो रहा है, एरिया रिड्यूस हो रहा है, ठीक है. तो इस क्वालिटी में अगर मैं एरिया रिड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव दैट इज ए नेगेटिव पॉइंट, तो नेगेटिव यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये पॉजिटिव आ जाएगा. तो 1 माइनस एम स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, ओके. तो यहाँ से m की वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, m की वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, सबसोनिक स्पीड. सिमिलरली यहाँ पे क्या एरिया कांस्टेंट है, चेंज इक्वल टू 0 हो जाएगा, m स्क्वायर इक्वल टू 1, m इक्वल टू यहाँ पे 1 हो जाएगा. इन अदर वर्ड्स एन इंक्रीज इन वेलोसिटी रिक्वायर्स एन इंक्रीज इन एरिया ऑफ नोजल, ठीक है. दिस counterintuitive result has a simple explanation. For m greater than 1, the density decreases faster than the area increases. The density decreases fast. Density जो बहुत decrease कर रहा है वो बहुत तेजी से decrease कर रहा है than the area increases. So the velocity must increase to maintain a constant flux of mass. Okay. सोनिक ट्रांजिशन में क्या है, यहाँ पे क्या है, एरिया कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू 0 हो जाता है. कैन बी मेड स्मूथली विद du upon dx is finite only at the throat at the nozzle where d equal to 0. To obtain supersonic exhaust, therefore, we must accelerate the reaction gases through a converging and diverging nozzle. Through a converging and diverging nozzle, a fundamental feature behind the design of jet engine and rockets. Note that the converge does not necessarily hold and does not necessarily equality at the throat of the nozzle where dA equal to 0, where dA equal to 0. Okay, if m fluid velocity, okay, next देखते हैं final notes क्या है, whether subsonic exhaust actually achieved in the nozzle flow also depends on the boundary conditions, in particular on the pressure of the ambient medium in the comparison with the pressure of the reactions chamber. If a sonic transition occurs, the flow behavior depends sensitively on the nozzle conditions, since the coefficient 1 minus m square becomes arbitrarily small near the transition region. Okay. When external body forces are present, we do not need to have a throat to achieve the smooth transition of subsonic to supersonic flow. The external force can provide the requisite acceleration. ओके, ये देखिए ये आपको फिगर है, अपोलो मिशन है आपका 1969 का, पोटेंशियल फ्लो.
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है वो देखते हैं हम लोग। ओके, greatest mathematician and scientist of antiquity all time, probably studied in Alexander under the following equivalents, killed by a Roman soldier upon the Roman conquest, secretaries, family hero, inventions, war machines, water screw, water organs, burning mirror, ये सब चीज़ क्या है इसके बारे में, ठीक है। In the situation where an object is bracket में partially immersed in a fluid, फिगर में देखिए, Archimedes principle state that buoyancy force equal to weight of displaced fluid. buoyancy force equal to weight of displaced fluid. देखिए जब ये ऑब्जेक्ट पानी में इमर्स किया जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, इस बॉडी का वेट होगा, इस वेट के द्वारा क्या होगा, कुछ ना कुछ लिक्विड डिस्प्लेस्ड किया जाएगा, ठीक है। तो जो लिक्विड डिस्प्लेस करता है वही आपको कुछ ना कुछ इस पर फोर्स लगाता है, अपवर्ड। buoyancy फोर्स हमेशा कहाँ पे होगा, अपवर्ड डायरेक्शन, नॉट इंक्लाइंड, नॉट हॉरिजॉन्टल, ओनली ए अपवर्ड डायरेक्शन। इट इज क्लियर। प्रेशर बाय वाटर इज डिस्प्लेस वॉल्यूम ऑफ रो जी इक्वल टू, यहाँ से तो देखिए यहाँ से क्या buoyancy फोर्स क्या हो जाएगा, buoyancy फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, ठीक है। तो buoyancy फोर्स क्या हो जाएगा, F इक्वल टू एम जी, यही है एफ ए बी का जाएगा बस इक्वल टू एम जी। तो यहाँ पे हाइट की वेरी करेगा आपका, ये तो कांस्टेंट रहेगा, हाइट जितना आपका टोटल हाइट हो जाएगा वो टोटल वेट हो जाएगा, ठीक है। buoyancy फोर्स क्या जाएगा, जितना सबमर्ज बॉडी है का हाइट है, जितना ये डूबा हुआ पार्ट है जिसका हाइट है उतना ही हम लोग कंसिडर करेंगे, उतना ही वॉल्यूम हम लोग उसमें कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ एल्युमिनियम कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ एल्युमिनियम कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम कितना है, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मास ऑफ एल्युमिनियम कितना है, 270 ग्राम। वेट ऑफ एल्युमिनियम कितना है, 2.7 न्यूटन। इन एयर मतलब बाहर साइड, ये जो है आपका बाहर साइड आपका है, ठीक है। जब इसको आप पानी में डुबोते हैं, अब देखिए क्या क्या चेंजिंग आ रहा है। वॉल्यूम ऑफ एल्युमिनियम कितना है, 100, 10 मिनट और, हाँ, वॉल्यूम ऑफ एल्युमिनियम कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना है आपका, 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। पूरी तरह से ये डूबा है। डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम कितना है, 2.7। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना, 1। मास ऑफ एल्युमिनियम कितना, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस 100 ग्राम। वेट ऑफ एल्युमिनियम कितना, इतना। वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस 1 न्यूटन, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। वॉल्यूम देखिए चेंज हो जाएगा आपका, यहाँ पे वॉल्यूम कितना, 100 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ वॉल्यूम कितना है, 60 सेंटीमीटर क्यूब। वुड की अगर बात करें ये पूरी तरह से डूब गया है, इसकी बात नहीं कर रहे यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए 100 सेंटीमीटर क्यूब पूरे, अगर क्यूब का वॉल्यूम लकड़ी का 100 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे कितना है, 60 सेंटीमीटर। क्योंकि ये देखिए ये पार्ट एच, एरिया तो कांस्टेंट हो जाएगा लेकिन जो एच होगा वो क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट है। एच क्या है, वो वैरी करेगा, ठीक है। Archimedes principle iceberg. A telling example of how Archimedes principle works is the floating of iceberg. ठीक है। How much of iceberg is visible over the water level depends on the density of ice with respect to the density of flow water. आइस का डेंसिटी कितना आपका, ये कितना दे रखा है वॉल्यूम, 0.9167 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर का कितना दे रखा है, 0.9998 at 0 centigrade, with the volume of the iceberg equal to volume of ice and the volume of iceberg immersed in water equal to the volume of water. Determine the fraction of the iceberg's volume immersed in the water. Okay, next देखते हैं। With the volume of iceberg, आप देखिए रो वी जी, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू जी इक्वल टू रो आइस वी आइस इंटू जी। तो यहाँ से आप इसको निकालेंगे
तो वॉल्यूम ऑफ वाटर रेशियो टू वॉल्यूम ऑफ आइस इक्वल टू रो आइस 1 रो वाटर इक्वल टू 0.92. Only 8% of iceberg is visible above the water. Argonauts means iceberg, isothermal sphere. ओके, थैंक यू आज के लेक्चर के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, वेंचुरोमीटर एंड ऑरिफिस मीटर। ओके, थैंक यू।